नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की आपको लगातार क्लासें मिल रही हैं। पीछे अपने 16 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे 17 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपना रसायन विज्ञान का टॉपिक रहेगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और उत्प्रेरण। इनसे जितने भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर लगातार चल रही है, जिसका शेड्यूल आपको मिला हुआ है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूध या चांदी के रंग का, चमकीला या सुनहरा पीला। तो जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो जो चूने का पानी है वो दूधिया कलर का हो जाता है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन को छांटिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन को छांटना है आपको। तो ए नंबर ऑप्शन है, एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, या कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, या कैथोड पर सोडियम जमा होगा, या कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होगी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन पर क्या होता है, तो कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। निम्न में से कौन सा कारण है जिसके कारण जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जमता है या कठोर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, अपॉक्सियन अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है। अपॉक्सियन अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है। वी हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, ऑक्सीकरण। तो अपचयन अभिक्रिया के संदर्भ में किसी हाइड्रोजन से पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, या जल में चीनी का घुलना, या भोजन का पचना। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, जल में चीनी का घुलना। तो जल में चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, उसके भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं लेकिन कोई एक नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, यानी वापिस उसी अवस्था के अंदर आ सकता है, यह आ जाता है, उसके अंदर भौतिक परिवर्तन का एक उत्क्रमणीय गुण होता है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या अंतर आता है। बढ़ता है, घटता है, या उतना ही रहता है, या अनुमान नहीं लगा सकते। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है, बढ़ता है। तो जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। यानी जब कोई भी
बंद निकाय है उसके अंदर भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस समय इनमें से कौन सा गुण है जो बदलता नहीं है? कण का विन्यास, घनत्व, आकार या द्रव्यमान। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान। तो जब कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो उनमें से जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी गतिविधि है जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है लकड़ी का जलना। जहाँ भी आपको जलना या दहन शब्द आपको दिखाई दे वहाँ हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है लकड़ी का जलना तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके जलने के बाद एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। शर्करा को जब एथेनॉल के अंदर रूपांतरित कर लिया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन, उपचयन, डिसम्यूटेशन या अपचयन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है किण्वन। तो शर्करा को एथेनॉल से रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। अब देखिए किण्वन होता क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किण्वन यह जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। तो किण्वन के प्रयोग से किसका निर्माण होता है? एल्कोहल, जिसे शराब भी बोला जाता है, का निर्माण होता है। अब देखते हैं तो लुई पास्चर ने 1857 में किण्वन की खोज की थी। तो किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और कब की थी? 1857 में। और 1857 में उन्होंने प्रदर्शित किया कि लैक्टिक एसिड का क्षरण सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यानी जो लैक्टिक एसिड होता है उसका क्षरण किन के कारण होता है? तो उनका जो क्षरण है वो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, यश दलेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? यानी यश दलेपन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर लोहे पर एक कोई परत चढ़ाई जाती है। तो वो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, निकल, जस्ता या टिन। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है जस्ता। तो यश दलेपन के अंदर लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? पानी के विद्युत अपघटन में किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 2:1, यानी H2 और O। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इनका अनुपात क्या हो गया? 2:1 होता है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। ऑक्सीजन अणु में एकल सहसंयोजी अबंध है। जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन इसका सही है कथन। CO2 और CaO दोनों आयनिक यौगिक हैं, ये भी इसका गलत है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। H2S एक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन या फित्ता जिसको बोला जाता है एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जो सफ़ेद पाउडर बनता है उसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो सफ़ेद पाउडर बनता है उसे बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न,
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी यानी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या अभिक्रिया। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी प्रकार का प्रक्रम है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होते क्या हैं, इन दोनों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती हो उसको क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का शोषण करना, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और जिसमें ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रक्रम है जो ऑक्सीकरण के संबंध में सही है। हाइड्रोजन का जोड़ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, या ऑक्सीकरण संख्या की कमी, या विद्युत धनी तत्वों का निकलना। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है विद्युत धनी तत्वों का निकलना ऑक्सीकरण का एक प्रक्रम सही है, बाकी ये सही नहीं है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक ऑप्शन है जो उत्प्रेरण का प्रकार है नहीं है। विषमांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण और कृत्रिम उत्प्रेरण। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है कृत्रिम उत्प्रेरण, ये उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है। बाकी ये जो तीनों विषमांगी, समांगी और एंजाइम उत्प्रेरण ये उत्प्रेरण के प्रकार हैं। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनकी जब पुलिस जांच करती है तो प्रयुक्त श्वास विश्लेषक जो होता है वो किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? अम्ल क्षार अभिक्रिया पर, या अवक्षेपण अभिक्रिया पर, या रेडॉक्स अभिक्रिया पर, या संकुलन अभिक्रिया पर। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो श्वास विश्लेषक होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? रेडॉक्स यह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक लघुकृत रूप है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत वे सब रासायनिक अभिक्रियाएं सम्मिलित होती है जिसमें परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती है। तो इतनी बातें रेडॉक्स के बारे में आपको और याद रखनी है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया उत्पादक की जो हेबर विधि होती है उसमें जो उत्प्रेरक वर्धक होता है वो किस रूप में कार्य करता है? उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है? निकल कार्य करता है, या प्लेटिनम, या लोहा, या मोलिब्डेनम। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है मोलिब्डेनम जो एक उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। अब देखिए हेबर विधि क्या है, इसका सिद्धांत थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हेबर विधि का सिद्धांत, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में क्या होती है? कमी होती है। इसलिए ला सातिलिए के लिए नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का कटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, या दिए गए सभी विकल्प। तो आपको पता है कागज का कटना यह भी भौतिक परिवर्तन है, पेड़ का काटना यह भी एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है,
और जल का बर्फ बनना यह भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं वे सभी विकल्प जो है वे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किस का उदाहरण है? यानी काटने के बाद जो सेब है उसका रंग भूरे कलर का हो जाता है, तो वो किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, जैविक परिवर्तन का, या कोई परिवर्तन नहीं है, या रासायनिक परिवर्तन? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो सेब कटने के पश्चात अगर भूरे रंग का हो गया है तो उसका मतलब है उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन है हुआ है। आगे देखिए रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विसंयोजित होकर उसका गुण और विशिष्ट बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी जब कोई पदार्थ किसी के अंदर प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर एक हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि, ये एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को समझना रसायन विज्ञान का प्रमुख कार्य है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, या कागज का जलना? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है पानी का उबलना। तो पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी का उबलने पर वाष्प बनेगी और वापस वाष्प को हम पानी में बदल सकते हैं। अगर चांदी काली होगी तो उसका एक नया पदार्थ बन जाएगा। जंग लगना और कागज का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, या उपयुक्त सभी? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर ये तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, यह क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये एक प्रक्रिया होती है। विशुद्ध कार्बन को जलने से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तो इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई है, जैसे लोहे पर जंग लगना, बी नंबर ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, 3 नंबर है श्वसन, और 4 नंबर है प्रकाश संश्लेषण। ये चारों क्या है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है इनके अंदर। तो इनमें से कौन सी दो धीमे दहन को दर्शाती है? यानी इनमें से कौन सी दो है जो धीमे दहन यानी धीरे इनके अंदर प्रक्रिया होती है? डी और ए यानी प्रकाश संश्लेषण या लोहे पर जंग लगना, ए और सी या लोहे पर जंग लगना या श्वसन, तो बी और सी या डी, बी और डी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन होता है ए और सी, यानी लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ये एक धीमे दहन को दर्शाती है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन, आसवन, या हाइड्रोलिसिस? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है उदासीनीकरण। तो वह प्रक्रिया उदासीनीकरण है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन, दूध से दही बनना, या जल का जलवाष्प में परिवर्तन, या लोहे पर जंग लगना? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है
जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक होता है भौतिक परिवर्तन। और बाकी जो शरीर में भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही में बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। वह कौन सी अभिक्रिया है रासायनिक उसके अंदर ऊष्मा निकलती हो? ऊष्मा शेपी, संयोजन, ऊष्मा शोषी या अपघटन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ऊष्मा शेपी। तो ऊष्मा शेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? निम्न में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? अपघटन, विस्थापन, दोहरा विस्थापन या संयोग। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर अवक्षेप तैयार होता है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक यानी कंपाउंड से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित प्रतिक्रियाओं में धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या धातु और अधातु दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो भाग लेते हैं। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन या ताप अपघटन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है विद्युत अपघटन। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। यानी खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या प्रक्रिया हुई है? तो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन या अवकरण। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण, जिसके कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? मैस्कुरेनी ने, बर्जेलियस ने, हुक ने या गार्नर ने। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बर्जेलियस। बर्जेलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है दहन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय एक दहन अभिक्रिया घटित होती है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड या धात्विक ऑक्साइड या अधातु हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है धात्विक ऑक्साइड। तो जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर एक नए यौगिक बनाते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर एक नए यौगिक बनाते हैं? तो वह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया या समावीकरण अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों आयनों का आदान प्रदान कर एक नए यौगिक बनाते हैं।
आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है तो वह कौन सी है? ऊष्माशोषी, दहन, ऊष्माक्षेपी या उदासीन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है दहन, तो दहन वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? निम्न तत्वों में से कौन सा एक है जो अपचायक कारक नहीं है? जस्ता, कोक, क्लोरीन या सोडियम। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है क्लोरीन, तो क्लोरीन वो तत्व है जो एक अपचायक कारक है नहीं है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। दोहरा विस्थापन या विस्थापन या अपघटन या अवक्षेपण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अपघटन, तो अपघटन वह अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? इनमें से आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं या अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं या अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कर देते हैं। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रियाओं को तीव्र करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देना उत्प्रेरक का कार्य होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा हो जाना, CO2 से सूखी बर्फ का बनना या एक प्लेटिनम तार का गर्म होना या लोहे का चुंबकीकरण। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, बाकी इनमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या निष्क्रियकरण या आसवन। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है निष्क्रियकरण, तो निष्क्रियकरण में रासायनिक परिवर्तन होता है, बाकी ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन के अंदर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी सॉलिड में परिवर्तन हो जाती है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें कोई गैस सीधे ही क्या होती है? ठोस में बदल जाती है। तो सब्लिमेशन, डिपोजिशन या कंडेंसेशन या इवेपोरेशन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है डिपोजिशन, तो डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो इनमें से कौन सा कारण है या अवलोकन है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो ए नंबर ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या रंग बदलना या ये सभी विकल्प होते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन होने पर भी हमें पता चल जाता है, गैस का उत्सर्जन हुआ है तभी हमें पता चल जाता है, अगर रंग बदल गया है तो भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये सभी विकल्प है जिसके अवलोकन से हमें पता चलता है कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इनमें से आपको अपन बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन है।
पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, या दूध से दही बनना। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन इनमें से एक है, एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी इन तीनों के अंदर होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? जो इथेनॉल होता है उसका उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? लवणीकरण, संयोजन, अनुमानन या किण्वन। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है किण्वन, तो किण्वन के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए इथेनॉल है क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इथेनॉल को अलग अलग प्रकार के मिश्रण उत्पाद बनाने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन के अणु होते हैं, अतः इथेनॉल के पेट्रोल के सम्मिश्रण से ईंधन का अधिक पूर्ण दहन संभव हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आती है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, कुछ दिनों के बाद पित्तल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? कुछ दिनों के बाद पित्तल और जो कांस्य की मूर्तियां होती है वो हरी हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? संक्षारण, ऑक्सीकरण, अपक्षरण या अपघटन या सड़न। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है संक्षारण, तो संक्षारण के कारण कुछ दिनों के बाद जो पित्तल और कांस्य की मूर्तियां वो हरी हो जाती है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पाश्चुरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, संक्षेपण या वाष्पीकरण। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए पाश्चुरीकरण की एक प्रक्रिया की जाती है, जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसके कारण दूध की वैधता बढ़ जाती है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है अपचयन, तो अपचयन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है, और ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणायन कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होता है? धनायन हो जाता है। अब देखिए अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का क्या हो? संयोग होता हो, तो वो क्या होता है? अपचयन होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रसायन शास्त्र में अपचयन का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया से होता है जिसमें हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का तो संयोग होता हो, या फिर ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग होता हो, यानी ऑक्सीजन को निष्कासित किया जाता है और हाइड्रोजन को उसमें क्या है? जोड़ा जाता है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? रासायनिक, थर्मल, गतिज या भौतिक। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा के अंदर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से श्वसन की कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? तो केवल ऊष्माक्षेपी, केवल ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों, न तो ऊष्माक्षेपी और न ही ऊष्माशोषी। तो श्वसन एक प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन केवल ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है? यानी कौन सा पदार्थ है जो
बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? बफर, विलायक, विलेय या उत्प्रेरक? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? जो पुरानी किताबें हो जाती है उनका रंग किस प्रकार का हो जाता है? तो भूरे रंग का हो जाता है। तो ऐसा किस कारण होता है? लगातार उपयोग से, या संवातन की कमी से, या धूल जम जाने से, या सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो पुरानी किताबें होती है उनका जो कागज है उसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न, जंग से बचाने के लिए पानी के पाइपों पर जस्ते की परत डालने को क्या कहा जाता है? जस्ते की परत डालना, मिश्र धातु बनना, वल्कनीकरण, या यशदीकरण या यश दिलेपन? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है यशदीकरण या यश दिलेपन। तो लोहिस जंग से बचाने के लिए पानी की जो पाइपें होती हैं उनके ऊपर जस्ते की परत डालना क्या कहलाता है? यशदीकरण कहलाता है। तो आज के इतने ही प्रश्न थे, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे आज हमने उन सभी प्रश्नों की चर्चा की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।